को बताया ही नहीं। अतुल जी, इस बात से आप कहाँ तक राय इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात से सहमत हूं कि अंग्रेजों ने, मोटा मोटी सहमत हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि दिल्ली सल्तनत ने विलेज को, आपके ग्राम को प्रभाव नहीं डाल पाया। देखिए, मुसलमान गांव बसे, जमीनें छीन ली, या आज के दिन भी उत्तर प्रदेश में जितने उन्होंने आम के अच्छे उन्होंने बाग, वो बार्टर सिस्टम और इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया उन्होंने। वो नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने लेकिन उसको उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। वो मतलब बिल्कुल सहमत बेसिकली हूं, लेकिन बाकी बाकी लोगों ने संपत्ति का हरण किया होगा, लूटा, शोषण किया होगा, बिल्कुल लेकिन दे कुड बिल्कुल नॉट किया, इंट्रूड दोनों इनटू द किया। सिस्टम। देखिए, ये बात सच भी है और नहीं भी है, हम्म। क्योंकि इसलिए पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि आपके जो ग्राम थे वो डिफेंसिव थे, वो डरे रहते थे कि कोई भी आ जाएगा लूटने कभी भी। और उन, जो थर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू दिल्ली सल्तनत का था, पहला था खराज, लैंड टैक्स, दूसरा था जजिया, और तीसरा था स्लेव ट्रेड। उठा लेते थे वो लड़के लड़कियों को, दोनों को दमास्कस में बेचते थे। तो आपका जो गांव का पैटर्न है वो भी बदला, लेकिन यह है कि इकोनॉमिकली आप फिर भी अपने को सस्टेन कर पाए और सेल्फ गवर्निंग थे, क्योंकि उन्होंने गांव को, चलिए कोई गांव मुसलमान बन गया, मुसलमानों का गांव बस गया तो बदल गया, लेकिन फिर भी हमारी रूरल इकोनॉमी नहीं बदली। मोटा मोटी आपकी बात ये तो इसमें दम है कि शोषण हुआ, पर स्ट्रक्चर नहीं बदला। अंग्रेजों ने स्ट्रक्चर बदल दिया, उन्होंने, वो तो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बदला है। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ ब्रिटिश क्रिएशन, डच फॉलोड बाय ब्रिटिश। ये तो, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये जो मोटी मोटी बात है, हम जैसे विद्वानों ने अपने लोगों को क्यों नहीं बता पाई, और जो आज के हमारे राजनेता हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, और फिर उन्हें दुर्जनता में, दुष्टता में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में एक विनेबिलिटी दिखाई दी, जो एक फर्जी विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वो लेके आए, और उसके आधार पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को तय किया। और उस विनेबिलिटी में उन लोगों को जो है ना स्थान मिला जो पहले से ही शोषक वर्ग को बिलोंग करते थे, चाहे राजे हों, महाराजे हों, जमींदार हों, उन्हीं को जो है ना ये वो मिला। और यदि आप ये देखें तो 1952 का जो, देखिए, राजे महाराजे भी, अब आपकी बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि राजे महाराजे वही बचे ना जो कि लड़े नहीं। जो लड़े वो तो खत्म हो गए ना। तो ये राजे महाराजे, लड़ने वाले कुल 17 लोग थे, बाकी तो न लड़ने वाले ही थे ना। हाँ, देखिए, जितने जो पुरानी डायनेस्टीज थी वो तो या तो तुर्कों ने खत्म कर दी, या मुगलों ने खत्म कर दी, या उसके बाद अंग्रेजों ने खत्म कर दी जो लड़ी। अंग्रेजों ने केवल 17 ही युद्ध लड़े हैं, और वो भी सभी अधिकांश मैनेज थे, और 4 जो है वो रियल युद्ध हुए हैं केवल, बाकी तो युद्ध ही नहीं हुए हैं। इवन जो जड़ें, कौन से 4 युद्ध, कौन से 4 युद्ध? चलिए इस पे अपन विस्तार में बाद में बात करेंगे, लेकिन बल्कि मैं एक डिटेल कन्वर्सेशन संजीव शर्मा का भेजूंगा, जो उन्होंने इसके ऊपर लगभग पीएचडी ही की है। आई विल सेंड दैट कन्वर्सेशन to you probably. After that our discussion will become much more targeted, oriented, and I mean, I have to watch it, but I always warn against running down the British too much, because they were good at war, and that's the one thing they are good at. ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, जो बहुत सारी चीजें स्टेज्ड मैनेज थी, इंक्लूडिंग, अरे साहब, अगर जो टापू कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड तक हावी हो गया, वो टापू लड़ाई करना जानता था, ठीक है। हिंदू लोग
तो मतलब पश्तून जब दारू पीते हैं मेरे साथ हमेशा बोल देते हैं कि आप हिंदू लोग लाला हो, आपसे लड़ा नहीं जाता है, और उसमें बात सत्य है। फिटनेस ही नहीं है, लड़ेंगे क्या? आईपीएस एकेडमी में कितने लोग थे जो 5 किलोमीटर भाग लेते थे 20 मिनट के नीचे? मेरे बैच में चले जाइए 98 बैच, आस्क देम हाउ मेनी ऑफ देम रन 5 किलोमीटर्स टुडे। I won 15 gold medals. I was the fittest, and I'm average by Western standards. Okay, so I don't buy this saying that we 4 लड़े 5 लड़े, ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन हमारी लड़ाई करने की औकात नहीं थी। हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा आ जाता था और किंगडम बना लेता था इंडिया में। लड़ने की औकात नहीं थी, इसलिए अंग्रेज उसे स्टेज मैनेज कर पाए। they could अरे अंग्रेजों की बात छोड़िए, आप ये बताइए बंगाल पे राज कौन कर रहा था 1756 में? मुझे बस इतना बता दीजिए कौन राज कर रहा था? That was stage managed by the that precisely is the war you would like to understand. नहीं मैं आप 57 नहीं, मैं 56 की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट क्लाइव के 1 साल पहले कौन राज कर रहा था? देखिए बैकड्रॉप में तो जो है, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। अली वर्दी खां वो आया था नजफ से, आज का इराक, शिया था और शिया दरबार था मुर्शिदाबाद में, ठीक है। जब आप बंगाल में गंगा नदी पे जो है अपनी नाव लेके पश्चिम आते थे, तो उसके बाद आ जाता था अवध का नवाब, वो था ईरानी, और वो भी एक शिया दरबार चला रहा था लखनऊ में। आप उससे आगे आते थे तो रोहिलखंड पश्तून थे, वो थे सुन्नी, और मुगल वो थे सुन्नी, वो आए थे उज्बेकिस्तान से। तो आपका पूरा उत्तर भारत शिया और सुन्नी, कोई इराक से आज के इराक, उस समय इराक नहीं था, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, गहरे गहरे नत्थु गहरे चले आते थे, यहाँ नवाब बन जाते थे, सूबेदार बन जाते थे। तो ये कहना कि जैसे मैं तो राजपूत परिवार से हूं, अरे हम लोग बड़े लड़ाकू थे, ये थे वो थे, मैं तो बोलता हूँ यार ये बता दो पुशअप्स कितने करते हो, कितने किलोमीटर तैरते हो, कितने पुलअप्स कर लेते हो, और 5 किलोमीटर कितने देर में भाग लेते हो, फिर बात करते हैं तुम्हारी बहादुरी की। हम लोग रागी हैं, गाल बजाते हैं, उससे मतलब उससे ज्यादा किया नहीं है पिछले 800 साल में। सारी जो चीजें हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो तो एंशिएंट इंडिया की हैं। मेजर अचीवमेंट्स इंटेलेक्चुअल हमारे तो एंशिएंट इंडिया के हैं। 1198 के बाद तो नालंदा तक नहीं रही, 6 महीने तक उसकी किताबें जलाई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। तो सिविलाइजेशनली वो नायपॉल साहब ने बड़ी कटु बात कही थी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, लोगों को खराब लगी थी उस समय, लेकिन बात काफी कुछ सही है नायपॉल की। हमको तो अपना अतीत ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपको आपका अतीत ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं गया, और आप में वो जज्बा नहीं भरा गया कि यू कैन रिक्रिएट इंडिया। एक जज्बा नहीं, आपको गुलामी के संस्कार, गुलामी के नियम, गुलामी के कानून, वही गुलामी की लाटसाबी व्यवस्था जिसके आप और हम हिस्सा हुआ करते थे। हाँ, देखिए मैं तो चला गया 3 साल में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये जो है अंग्रेजों की बनाई हुई नौकरी है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। इंडियन पीनल कोड जो है ड्राफ्ट तो किया था मैकॉले ने ही, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो आने वाले लोग हैं वो लूटने के लिए आए हैं, घूसखोर हैं, कामचोर हैं, हरामखोर। तो मैं उनके साथ नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं चला गया। नहीं, लेकिन तो अतुल जी, ये क्या भागने वाली प्रवृत्ति नहीं कहलाएगी? क्योंकि आपके देश को कोई दूसरा क्यों ठीक करेगा? ये बताइए, आपके देश को कोई दूसरा क्यों ठीक करेगा? देखिए 2 चीजें हैं कि अगर आपके विचार, आपके देशवासी सहमत ही ना हो, और आपके टैलेंट की आपके देश में कदर ही ना हो, तो आप वहां जाएंगे ना जहां आपको टैलेंट की कदर मिले। नहीं, अपने टैलेंट की कदर कराने के बाद कहीं ना कहीं दिल में ये बात भी तो होना चाहिए कि हम भारत को अपनी पुरानी
जो है ना ग्लोरी पे वापस ले जाएंगे और वो नए युग का भारत पैदा करेंगे। देखिए, मेरी उम्मीद टूट गई, सीधी बात यह है। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा वो संभव। उम्मीद टूटने से तो रण नहीं जीता जा सकता है ना। उम्मीद टूटने से हम नया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2 कारण मैंने इस्तीफा क्यों दिया। हाँ हाँ मैं जसवंत सिंह को बड़ी अच्छी तरह जानता था, उस समय वो विदेश मंत्री थे साहब, आपको याद होगा, आप ही हाँ हाँ, जानते होंगे। आप अच्छे तो ढंग से याद है, अच्छे ढंग से याद है। हाँ, तो आप तो डीजी रहे हैं, तो आप तो इन नेताओं को जानते ही हैं। बहुत अच्छे ढंग तो से मैं इनको अंदर से बाहर से चारों तरफ से जानता हूँ। तो पहली चीज कारगिल हुई, कारगिल से मैं पूरी तरह सहमत था और अब तो और ज्यादा हूँ कि कारगिल में आपने जो है यंगस्टर्स को बोला, काफी मेरे दोस्त मारे गए, मेरे पिताजी फौज में हैं और फौज में थे। तो स्ट्रेटेजिकली मुझे शुरू से शौक रहा है बैटल और स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स तो का। तो भले ही मंगोल हो या भले ही वो रोमेल हो, तो मैं टीनेज ईयर्स में काफी पढ़ा हूँ ये सब चीजें। तो भैया, आप हाइट्स पे को अगर लेने के लिए अपने यंग ऑफिसर्स को ऑर्डर करेंगे तो दे विल बी शॉट टू बिट्स। जिसके पास हाइट्स है वो तो आराम से मारेगा, टिका टिका के मारेगा। और आप हाइट्स ले सकते हैं फ्रंटल असॉल्ट में, बट इट इज एट ह्यूज कॉस्ट ऑफ ब्लड। Very true, because they are in advantageous position. They can shoot you just like a sitting duck.